एलियस स्कूल के पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। एलियस स्कूल पार्ट 1 में आपने देखा स्कूल की अध्यापिका के जो वर्ड थे, उन्होंने जो उत्तर दिए उसके ऊपर बहुत से टीकाओं की टिप्पणी हो रही है। उस टीका टिप्पणी में उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमें कानून और नियम नहीं मालूम है और यदि हमें कोई कानून और नियम समझाएगा तो जरूर 25% का हम रेजोल्यूशन पास करके स्कूल के अंदर 25% गरीब बच्चों को एडमिशन देंगे। लेकिन भिवंडी शहर में ऐसे कई बुद्धिजीवी लोग हैं जिनका उपयोग स्कूल द्वारा पहले भी किया जा चुका है। जीआर के मामले में जनरल रेगुलेशन किसी को मालूम नहीं था, लेकिन भिवंडी शहर के ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने इसी स्कूल को यानी एलियस स्कूल को ही जीआर की रिपोर्ट की कॉपी दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आपके स्टूडियो में मितेश सिंह साहब। मितेश जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में, आप स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। मितेश जी, सबसे बड़ा मुद्दा भिवंडी शहर का अभी जो चल रहा है एलियस स्कूल का मुद्दा चल रहा है। कल आपने जो रिपोर्ट देखी है, आपने भी कहा है कि पहले आपने जीआर दिया हुआ है, तो ये जीआर क्या है इस स्कूल के लिए? ये गवर्नमेंट की तरफ से सारे, जैसे केंद्र सरकार से कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो उसको महाराष्ट्र या अदर स्टेट के लेवल पे गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करती है। तो जैसे ये रेजोल्यूशन एक बनाया जाता है, ये रेजोल्यूशन वो कॉमन होता है सारे स्कूलों या कोई भी कॉमन प्रक्रिया के लिए। वो रेजोल्यूशन गवर्नमेंट अपने कार्यालय के हिसाब से वो अपने वेबसाइट पर अपलोड करती है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट को दिया जाता है। ये ऐसा रूल है कि जिसमें गवर्नमेंट की प्रक्रिया जो है वो एक नॉर्मल पेपर के माध्यम से अपलोड की जाती है, क्योंकि वो संस्था और हर चीज को एक एट ए टाइम अप्रूव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें मेंशन किया रहता है कि आपको जो भी रूल, जैसे हमारे माननीय उच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है या हमारा उच्चतम हाई कोर्ट है, इनके भी जो जीआर्स आते हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट, वो सारे उस साइट्स पे अपलोड होते हैं। और वो रेजोल्यूशन अगर जैसे अभी आपने जो मैडम ने कल बोला उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैडम ने बोला है कि जो नया रूल आया है उसके बारे में हमको पता नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम को ये बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उनका निर्देश है कि राइट टू एजुकेशन 2009 का जो एक्ट है उसमें संशोधन कर 25% एडमिशन स्कूल में गरीब तबके के बच्चों को देना कंपल्शन है। और वो आदरणीय और माननीय उच्चतम न्यायालय ने तुरंत लागू किया है। मतलब अगर आप अप्रैल में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में मई में एडमिशन होने वाला है, तो वो उनको लागू करना है। ये स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। गए 3 साल से ये नियम लागू नहीं हुआ है सर। ये नियम, ये जो 25% वाला नियम है, ये अभी लागू है। ये अभी मतलब इसी साल अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लागू किया है। इससे पहले था, मगर उसमें जो डोनेशन की जो प्रक्रिया है, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। 21 अप्रैल 2012 को ये नया रेजोल्यूशन आया है, जिसमें वही फिर बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये दिया गया है कि अगर कोई भी स्कूल डोनेशन लेता है तो उसको 10% जो डोनेशन जो भी लेता है वो उसका 10 गुना उसके ऊपर कानूनन पेनल्टी लगेगी। ये ऐसा रूल है। ये अभी जस्ट 21 अप्रैल 2012 का ये नया रूल आया हुआ है। मैं पुनः पहली बात करता हूँ। ये तो आपने कहा डोनेशन लेने पे एक्ट बताया, मेरा उत्तर था कि सुप्रीम कोर्ट का जो नियम था उसका जीआर आपने उनको कब दिया था? सर, हमारी जब उनसे फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हमारी 16 तारीख को हुई थी। 16 तारीख 2012। हाँ, 16 फरवरी 2012 को हमने उनको तो दिया था, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि जो रूल है गवर्नमेंट का कि 15% फीस, ये कहते हैं कि वो नियम अभी तक आया ही नहीं है। तो मैंने उनको जीआर की कॉपी दिखाया कि सर ये 15% जो है ये कंपल्सन, ये 100% कंपल्सन है हर स्कूल को, जो सिर्फ ये लोग 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, आफ्टर 3 इयर्स ये बढ़ा सकते हैं। मगर ये हमारे स्कूल से ये चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स से ये चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स इनको 2 साल का फीस एक साथ बढ़ा कर देते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपकी जनता ही सोच रही होगी, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? क्या आप वकील हैं क्या? नहीं सर, मैं कोई वकील नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, एक छोटा मोटा डिप्लोमा होल्डर हूँ और छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। क्या एजुकेशन होगा आपका? सर, मैंने 12th के बाद डिप्लोमा किया हुआ। 12th का डिप्लोमा किया हुआ है। क्या आपसे भी उनकी क्वालिफिकेशन कमजोर है क्या, जो वहाँ बैठे हुए हैं? सर, इतनी बड़ी टिप्पणी करना शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा, बट मैं जहाँ तक जानता हूँ कि अगर आदमी पढ़ाई से ही नॉलेज गेन करता तो दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं शायद फिर वो होते नहीं, चाहे जितने बड़े साइंटिस्ट हुए। नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान कर रहा हूँ। मेरा सवाल था कि जो नॉलेज आपके पास है, आपका कोई स्कूल नहीं चलता, आपका कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलता,
जो नॉलेज आपके पास है क्या उस विद्यालय चलाने वाले व्यक्ति के पास नहीं होगा? सर ये सवाल अगर या शहर को गुमराह किया जा रहा है? या आपका जो दूसरा प्रश्न था ये मैं मान सकता हूँ कि शायद जानकर भी अनजान बनना ये सारे स्कूलों और संस्था के लोगों का एक नियम बन गया है कि हम जानते ही नहीं थे, हमको पता ही नहीं था, ये हमारे लिए लागू ही नहीं हुआ। अभी इसी माध्यम से एक और स्कूल का हमारे पास एक आया था कि वहाँ पर तो डायरेक्ट उनके चेयरमैन ने बोला ऐसा रूल ही नहीं है। मतलब हम जानकर भी अनजान, आप महाराष्ट्र के लेवल पे आप काम कर रहे हैं, एक स्कूल चला रहे हैं, संस्था, पहली बात तो आप कोई स्कूल संस्था चलाते हैं तो उसमें नियम ऐसा है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है 1980 और 1960 का जो एक्ट है उसमें सीधा ये स्पष्टीकरण से लिखा हुआ है कि इट शुड बी नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन। मतलब वहाँ पर पहला लाइन यही है कि आप अगर कोई संस्था चला रहे हैं स्कूल के माध्यम से या और कोई माध्यम से तो वो नॉन प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि सारी संस्थाएं जो चल रही हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के नियम से